नमस्कार दोस्तों। आज हम आ चुके हैं आलोक सर के पास। आलोक शुक्ला सर की जो कोचिंग है वो अमिलहवा में है और ये यमुना पार की सबसे पुरानी कोचिंग है जिसको इनके पिताजी डॉक्टर ओपी शुक्ला सर चलाते थे और विगत 40 वर्षों से मुझे लगता है कि कई हजार बच्चों को इंस्टीट्यूट में मतलब बच्चों को पढ़ाया है सर से। तो चलिए सर से कुछ बात करते हैं। सर सबसे पहले ये बताइए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट है, तो जेई में या आईआईटी जेई में और एडवांस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले प्रदीप जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे पास यहाँ पर आए हैं। आप स्वयं एक अच्छे टीचर हैं और अभी आपका सिलेक्शन भी हो गया है और देश पर्यटन में भी आपका मैं वीडियो देखता था, तो आज सौभाग्य है कि आज आपसे मुलाकात भी हुई है। देखिए, हमारा जो प्रमुख है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है रिएक्शन पोर्शन में। रिएक्शन को जब तक आप लिखेंगे नहीं कई बार, तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। और बेसिक फंडामेंटल है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। यदि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, वैलेंसी अच्छे से पढ़ाया जाए, मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाया जाए, तो बच्चों को काफ़ी फायदा होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। कई वैज्ञानिक नेम पर डायरेक्ट पूछ लेते हैं बच्चों से, भाई वुडचप क्रिया वगैरह है, कैनिजारो है, रोजरमुंड है, फ्रीडल क्राफ्ट्स है, क्लीमेंसन अपचयन है, तमाम रिएक्शंस है। तो मैंने अभी जेई मेंस काफ़ी बच्चे पेपर देकर आए, तो डायरेक्ट बोले सर जितना हम लोग माहौल बनाए थे कि उस लेवल का क्वेश्चन आएगा या बाहर से कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा नहीं था। बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो इंटर का है उसी से पूछा गया था। अभी 2 साल पहले एक लड़का अभिनव पांडे, आपके हमारे सिरसा के बगल में उपराड़वा ग्राम सभा है, बड़े गरीब घर का लड़का है और आईआईटी एडवांस में पूरे भारत में 200 रैंक ले आया है। अच्छा। हाँ, और ईडब्ल्यूएस जो बनता है बच्चों के लिए, थोड़ा सा वो विकलांग भी था, तो उसमें 22 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। अच्छा। हाँ, तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कई बार किसी भी चीज़ को बार बार लिखें। आप स्वयं एक टीचर हैं और आप पढ़ा चुके हैं अच्छे अच्छे विद्यालय में, आपने अनुभव किया होगा कि लोग कहते हैं ना कि हर चीज़ समझाने से होता है। समझना भी जरूरी है, जहाँ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वहां पर बच्चों को समझाया जाए, लेकिन जो याद करने वाली चीजें हैं उनको बोलो कि भाई वो कम से कम कई बार कॉपी पर लिखे, प्रैक्टिस करें। ताकि दिमाग में हाँ भाई, वैल्यू आप समझोगे नहीं ना, वैल्यू तो आपको रटना पड़ेगा ना कि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, तो आपको समझना नहीं, उसको आपको याद करना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, उसको समझना नहीं, याद करना है। हाँ, समझना आपको उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो भैया एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है, परमाणु क्या है, उसका सेंटर क्या है, उसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, वो चीज बच्चों को समझाइए। और लेकिन कम से कम अगर 80% बच्चों को हम समझा रहे हैं तो 20% तो हम मोटिवेट इस प्रकार करते हैं कि भाई उसको कम से कम कई बार आप उसको लिखो, लिख कर याद करो। और रिएक्शन तो भाई आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स वाली भाई प्रैक्टिस, आप जानते हैं, आप खुद टीचर हैं कि भाई मैथ जब तक बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, भाई एक सवाल टीचर बताएगा, 2 सवाल बताएगा क्लास में, कम से कम अगर 2-3 टीचर अच्छे से अगर समझाते हो, बच्चा 10 क्वेश्चन अपने से करे तो उसको ज्यादा फायदा होगा। तो सर एक अगला क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे वो क्या कह सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं और आप बहुत पुराने टीचर हैं, मुझे लगता है 18 वर्षों से आप चला रहे हैं, 40 वर्षों से आपका इंस्टीट्यूट चल रहा है। जी जी। तो बहुत सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो जेई मेंस की तैयारी करते हैं, एडवांस की तैयारी करते हैं, उनको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए और गाँव में रह करके क्या ये संभव है? हाँ संभव, बिल्कुल संभव है। किस तरीके की स्ट्रेटेजी? जब लड़का हाई स्कूल पास कर जाए, जब कक्षा 11 में आता है, तो फंडामेंटल वो क्लियर करे, शुरू से ही उसको अपने उसका टारगेट अचीव करने के लिए पहले से उसको प्रयासरत लग जाना चाहिए। जैसे आजकल बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि पहले हमारा 12 हो जाए, फिर उसके बाद हम कोटा जाएंगे या कहीं जाएंगे। तो अब तो 1 साल 2 साल अगर बच्चा बर्बाद कर दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर होपलेस होकर फिर ज्यादातर आप देखते हैं बीए बीएससी में नाम निकाल लेता है। तो हम तो भाई बच्चों से यही कहेंगे कि जब आप हाई स्कूल अच्छे से पढ़ लें, हाई स्कूल का एग्जाम दे लें, तो गर्मी की छुट्टियों से ही कक्षा 11 के बारे में सोचना शुरू कर दें। और जब आप कक्षा 11 में जाएं तो कम से कम 2 से 3 घंटे एक टाइम टेबल आप अपना एक सेट कर लें कि भाई हमको जेईई मेंस का एग्जाम देना है। आजकल तो ऑनलाइन व्यवस्था है, पहले आप लोगों के समय में देखिए जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो टीचरों की संख्या कम थी। हाँ, बिल्कुल सही। आज देखिए बच्चों के पास ऑनलाइन व्यवस्था है, एक से बढ़कर एक टीचर हमारे भारतवर्ष में लगे हुए हैं, कई अच्छे अच्छे टीचर प्रयासरत कर रहे हैं। तो बच्चों को कक्षा 11 से ही फंडामेंटल पर अपना फोकस करना चाहिए। एक अलग नोट्स उनका होना चाहिए, मतलब क्लास 11 से हटके उनका एक अलग नोट्स अपने से होना चाहिए। भाई टीचर 11 में जो पढ़ा रहा है क्लास 11 में वो तो पढ़ ही रहा है, उसको अपने से 2-3 घंटे का टाइम निकालना चाहिए। जेईई मेंस के 10 साल 15 साल पुराने पेपर रखने चाहिए हर चैप्टर वाइज। जैसे अगर टीचर ने क्लास में मोल कॉन्सेप्ट 11th क्लास में पढ़ाया तो बच्चे का फर्ज है कि जेईई मेंस भी ये देखे कि 10 साल से मोल कॉन्सेप्ट पर प्रश्न कैसे आए हैं। पहले वो ये प्रयास करे कि टीचर ने जो पढ़ाया है उसको कर सकता है कि नहीं, तो अपने से ट्राई करे, नहीं कर पाता तो अपने अपने टीचर जहां भी बच्चा पढ़ रहा है टीचर से पूछे, पूछने वाली आदत होनी चाहिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि कोटा जाए बिना भी तैयारी की? हाँ हाँ, हो रहा है भाई।
आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं सर? हमारे पास बता तो रहे, अभी पिछले बार IIT एडवांस निकला, अभी आपके बगल तुलापुर का एक लड़का है जो है वो इस समय NIT से कर रहा है। इस बार भी 3-4 बच्चे अभी भरे हैं एग्जाम, अभी रिजल्ट आएगा तो आपसे मुलाकात कराऊंगा। हर साल 4 से 5 बच्चे कक्षा 12 के JEE मेंस में पहुंच रहे हैं। अच्छा। यही आपके ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे। अच्छा, हम लोगों की ये है कि जैसे अगर हमारे पास 200-250 की अगर स्ट्रेंथ है तो मान चलिए 40 से 50 जो गरीब बच्चे हैं हम लोग उनको निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। अच्छा। ज्यादातर बच्चों को हम किताब भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप खुद टीचर हैं, प्रकाशन वाले आपको किताब देते हैं, तो इतने राइटर की किताब हो जाती है कि रखें, हर साल हमको नया मिलता है, तो हम किसी न किसी बहाने बच्चों को चाहे एक आध क्वेश्चन ऐसे ही पूछकर हम प्रोवाइड कर देते हैं। या जो हमारे पुराने छात्र जो सक्सेस हैं, जो JEE हो गए हैं, उनका जो नोट्स वगैरह है वो बच्चों को हम बुलाकर प्रोवाइड करा देते हैं, भाई किसी न किसी बहाने इनकी आर्थिक मदद हो सके और ये मेहनत करके आगे बढ़ सके। तो JEE मेंस गांव से निकालना संभव है। ये लोगों की मानसिकता है कि नहीं, इसके लिए हमको कोटा जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं स्वयं एक इंजीनियर रहा हूँ, तो एक इंजीनियर को बना सकता है, आप अच्छे ढंग से जानते हैं, और मैं प्रयास करता हूं कि हर साल भाई क्षेत्र से अच्छे अच्छे बच्चे निकले। अच्छा, इंजीनियरिंग में जो बच्चे जाते हैं उनको कौन सा फील्ड चुनना चाहिए? जैसे आजकल ये मतलब कंप्यूटर साइंस और IT का इस समय CS और IT, हाँ। इस समय ट्रेंड इसी का है। हाँ। इस समय आप तो जान रहे हैं CS और IT का ट्रेंड है, और ज्यादातर बच्चे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर ज्यादा भाग रहे हैं। एक जमाना था जब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भरमार हुआ करती थी, सही बात है। उसको सदाबहार बोला जाता था। फिर बीच में सिविल आया, आप अच्छे ढंग से जान रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम भी धीरे धीरे खत्म की ओर है। अब इस समय CS IT किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे तो भाई सर हम CS IT करेंगे, लेकिन उसके लिए रैंक भी तो आनी चाहिए। हम जैसे JEE मेंस में चाहते हैं कि हमको CS IT मिले, तो अच्छा परसेंटाइल ले आए। बच्चों को परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस पता नहीं है। हम थोड़ा बताइए परसेंट। दिक्कत ये है भाई परसेंटाइल में ये होता है जैसे अगर बच्चे का 99 परसेंटाइल बना है तो परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब वो इतने % लोगों से आगे चल रहा है, फिर भी उसकी रैंक 14,000 के आसपास आ रही है। अब आप समझिए कितना कंपटीशन है, एक एक नंबर को लेकर कंपटीशन है। यानी अगर एक नंबर अगर हम किसी से पीछे हैं तो मान के चलिए 4 से 5,000 रैंक पीछे हमारा चला जा रहा है। तो हमको पहले से ये डिसाइड करना चाहिए। बच्चों को एग्जाम सेंटर में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी पेपर देकर आए, बोले सर हम जब पेपर देने गए तो देखे कि आपकी तरह उम्र वाले सब बच्चे आए थे। हमने कहा तुम ये देखने गए थे कि हमारी उम्र के आए थे? तुम ये इसलिए गए थे कि अगर 1000 सीट है तो 1 सीट मेरा है, अपने ऊपर भरोसा रखो। सही बात। तो बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ। एक थोड़ा अलग प्रकार का मैं क्वेश्चन पूछ रहा जी जी। जैसे मैं एक अलग उससे मैं आर्ट साइड का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आर्ट साइड में भी बहुत सारा स्कोप है, लेकिन मैं देखता हूँ साइंस साइड में भीड़ बहुत ज्यादा है। तो क्या यही कंपटीशन का जो कंपटीशन हाई है, क्या आर्ट के सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से आसानी से बच्चे अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए ये लोगों की मानसिकता पे डिपेंड है। हाँ। एक IAS PCS बनने वाला साइंस वाला बच्चा भी बन जाता है, आर्ट वाले भी बनते हैं, लेकिन चूंकि हम आपके घर में ज्यादातर लोग माहौल एक दूसरे का देख करके, भैया उनका लड़का इंजीनियर है तो अपने लड़के को भी इंजीनियर बनाना है, उनका लड़का डॉक्टर है तो अपने लड़के को भी डॉक्टर बनाना है। तो इसलिए साइंस की ओर भीड़ ज्यादा है, और भीड़ ज्यादा होने से बच्चों की संख्या ज्यादा है, और जब संख्या ज्यादा है तो बैठने वाले एग्जाम में उनकी संख्या ज्यादा है, तो इसलिए भीड़ उधर ज्यादा है। बाकी ये कहना ये नहीं है कि टैलेंट आर्ट वाले क्या टैलेंटेड नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वहाँ अभी आप एग्रीकल्चरल में चले जाइए, अभी जो एग्रीकल्चरल BSc वगैरह किया है उसको तुरंत नौकरी मिलेगी, और जो हमारे यहाँ साइंस से BSc किया वो बैठा है। सही बात है। तो भीड़ जहां रहेगी प्रॉब्लम वहां होगी। बाकी ये आप मान के चलिए कि आर्ट वाला हो चाहे साइंस वाला हो। सर एक और थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो जाए, ये बताइए कि आप इंजीनियर लिखते हैं और आपने इंजीनियरिंग की भी, हाँ। तो फिर टीचर कैसे बनने का सोच लिया, और आप बहुत सफल टीचर है भी? नहीं देखिए उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जब मैं नौकरी कर रहा था टाटा इंडिका में कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर, हम दिल्ली में थे, और हमारा IOCL ONGC आप नाम सुने, काफी बड़ी कंपनी है, उसमें हमने इंटरव्यू भी दिया था। लेकिन उसी समय पिताजी की तबीयत हो गई खराब, और मैं अपने चारों भाई बहनों में सबसे बड़ा हूँ, और मैं गांव के लिए आया था छुट्टी पर। तो पिताजी की जब तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने कहा अब हम कोचिंग पढ़ा नहीं पाएंगे, और हमने गांव के बच्चों के लिए मैंने अपना जो ख्वाब था उसका परित्याग किया, और तुम बड़े बच्चे हो, तुम बाहर जितना प्राप्त करोगे हम उतना नहीं कह रहे कि हाँ प्राप्त करोगे, लेकिन समाज सेवा आप कर सकते हो। तो बीमारी हालत में उन्होंने हमसे वचन लिया कि भाई तुम नौकरी का परित्याग करो और कोचिंग संस्था जो हमारी बनाई गई है उसको आगे बढ़ाओ। इसी वजह से हमको अपनी नौकरी को रिजाइन देना पड़ा, और मैं अविरत जो है लगातार अभी कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। 18 साल से आप पढ़ा भी रहे हैं, तो क्या कहीं ऐसा कभी फेल तो नहीं हुआ कि नहीं मेरा ये डिसीजन गड़बड़ था? नहीं गड़बड़ हमको जब शुरुआत मैंने किया था तो मुझको लगा कि अब दिल्ली में था तो वहाँ की अलग व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ जब बच्चों के बीच में आया, धीरे धीरे पढ़ाने लगा, बच्चों का प्रेम मिला, एक लगाव सा बच्चों से हो गया, फिर गार्जियन से मिलना जुलना, एक सम्मान, एक टीचर का जो एक रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया। तो मुझको ये एहसास हुआ कि अगर काश मैं इंजीनियर था और मैं गांव आता तो लोग उतना मेरा रिस्पेक्ट न करते जितना कि मैं किसी गांव में अब एज ए टीचर पहुंच जाता हूं तो जो हमको सम्मान मिलता है। तो सम्मान को दिमाग में रखते हुए मैंने ये सोचा कि हमने डिसीजन बहुत सही लिया है। जी।
और टीचर होना बड़े गर्व की बात है। सबसे बड़ा पोस्ट आप यही टीचर ही है, यही आईएएस पीएस डॉक्टर इंजीनियर सबको बनाता है। बना देता है, चोर भी निकल जाते भाई हैं। सब निकलते हैं उसमें, हर विभाग में। भाई द्रोणाचार्य के सभी शिष्य अर्जुन नहीं थे। सही बात है। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न सर जी। कोई ऐसा अनुभव जो आपको बहुत प्रेरित किया हो, कोई ऐसा बच्चा जिसको आपने पढ़ाया हो जी, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ज्यादा प्रेरित किया हो, हमारे दर्शकों को बताइए। हम एक आपके मेजा रोड में एक केसरी जी हैं, उनका लड़का है अमित केसरी। वो लड़का 2012 में कक्षा 11 में जब था तो एक छोटी सी पॉलीथीन लेकर प्रदीप जी इससे पास में, और किसी के दूसरे की साइकिल सहायता लेकर हाथ देकर वहाँ मेजा रोड से यहाँ पर आता था। तो 4-5 दिन पढ़ाई किया तो भाई एज ए टीचर फीस के लिए हमको कहना पड़ेगा, भाई जीविकोपार्जन के लिए हमारा भी तो दायित्व है कि हम फीस नहीं पाएंगे तो फिर खर्चा कैसे चलेगा। तो हमने जनरली पूछा, हम कहे बेटा सबका एडमिशन हो गया, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो बोले कि सर थोड़ा अभी प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही है, पैसा आपका 1 हफ्ते में मिल जाएगा। लेकिन उस लड़के के अंदर क्वालिटी मुझको बड़ी अच्छी लगी। मतलब क्लास में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर जैसे अगर मैंने कोई चीज़ पूछा तो लड़का अकेला ऐसा था कि हमेशा हाथ खड़ा करता था, सर मैं बताऊंगा। तो इतना 1 सप्ताह ऐसा चला। फिर जैसे पढ़ा कर जब हम खाली होते थे तो लड़का किताब लेकर पहुंच जाता था, सर ये क्वेश्चन बताइए। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार जब मैंने देखा तो मुझको लगा कि यार इस बच्चे में दम है। फिर एक दिन मैंने बुलाया उसको, हमने कहा क्या बात है, कहाँ घर है बेटा तुम्हारा? पता है सर मेरा घर कुराऊं है, अयोध्या पड़ता है, कुराऊं में कहीं अयोध्या है। तो कहे कि हमारे पापा सर यहाँ मेजा रोड आ गए और फुल्की की दुकान है, हम लोग के पास जमीन वगैरह वैसा कुछ व्यवस्था है नहीं, और बस फुल्की से जो पैसा कमाई होता है उसी में सर हम लोग 2 भाई बहन है। वो बताया पूरी स्टोरी अपनी। सबसे बड़ा था अमित, अनिल और एक बच्ची और है। तो तब हमको लगा कि यार इसकी मदद की जाए। तो हम किताब वगैरह जो हमारे पास था हमने प्रोवाइड किया। फिर वो लड़का, आपसे मैं बताऊं, इंटर तक पढ़ाई किया, फीस जो दिया नहीं दिया कभी मैंने उसको टोका नहीं। फिर मतलब इतना प्रभुत्व हो गया उसके प्रति, इतना लगाव हो गया। इंटर के बाद लड़का IIT लेवल का था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझको ये लगा कि यार IIT करेगा, इसके पास पैसा नहीं है। तो मैंने उसको IERT जो आप जानते होंगे प्रयाग में है, तो मैंने सलाह दिया। हम कहा यार बेटा तुमको नौकरी बहुत जरूरी है, चूंकि घर की स्थिति बड़ी खराब है। तो IERT से उसने जॉब किया, मतलब कोर्स किया 3 साल। उसके बाद जॉब सीमेंट, JK सीमेंट कोई कंपनी, आज इस समय बनारस में है। 1 लाख रुपए सैलरी है, 4 व्हीलर से आता है मिलने। घर मेजा रोड में घर बनाया, कोहड़ार में जमीन लिया, अभी अपने भाई को पढ़ाया, उसकी नौकरी लगवाई, सिस्टर को पढ़ा रहा है। तो मैंने ये देखा कि लोग कहते हैं ना कि जन्म से अगर हम गरीब हैं तो ये हमारा कसूर नहीं है, लेकिन हमारी मृत्यु अगर गरीबी में होती है तो हमारी गलती है ये, क्योंकि भाई जन्म होना तो हमारे बस में नहीं है। लेकिन अगर हम गरीबी में मर जाएं तो ये सारा कसूर तो माता पिता का नहीं, हमारा है, क्योंकि हमको जन्म से लेकर मरण के बीच में काफी समय मिला है। अगर हम चाहें तो अपनी स्थितियां और परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। तो प्रदीप जी, मैंने ये देखा है कि 20 साल पहले जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास सब कुछ है, और जिनके पास सब कुछ था आज कुछ नहीं है, उसका रीजन है उनके घर के बच्चे। सही बात है। जो बच्चे परिस्थितियों के अडाप्ट कर लिए कि नहीं हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत है, हमको खाने को पैसा नहीं है, पापा के पास पैसा नहीं है, तो बच्चे, प्रदीप जी आप भी पढ़ाए हैं बच्चों को, तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। और जिन बच्चों के मन में यह है कि भाई सब कुछ हमारे पापा ने बनाया है, हमको किस चीज़ की कमी है, तो ऐसे बच्चे फिर बड़े स्ट्रगल, बहुत कहते हैं ना अपवाद कोई 1-8% मिल जाए तो नहीं कर सकते हैं। तो लड़का बड़ा प्रभावित किया, अमित केसरी नाम है, बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन अब मिलने आता है 4 व्हीलर से, तो लगता है कि चलिए हम तो बाइक से ही चल रहे हैं, लड़का 4 व्हीलर चल रहा है। एक कोई और प्रेरणादायक घटना हो तो बताइए। इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा, गोसौरा कला आप जानते होंगे। बिल्कुल जानते हैं। हाँ, तो सुधीर श्रीवास्तव जी हैं, उनकी 2 बच्चियां, दीक्षा श्रीवास्तव अभी 2 साल पहले PCS हुई थी। अच्छा। हाँ, तो क्लास में हमारे पास आई थी, पूरे बच्चों को सब मीठा वगैरह सब बांटी। और उनकी सेकंड वाली जो बच्ची है, मतलब सिस्टर है जूही श्रीवास्तव, वो लंदन से भी उसका PhD कंप्लीट हुआ है। तो उसका छोटा भाई क्रिकेटर है। अब आप समझिए कि वो फैमिली ऐसी है, उनके पिताजी, लड़की PCS क्वालिफाई कर गई, दूसरी वाली बच्ची को कहे कि सर लंदन उसका हो गया, भेजे कि ना भेजे? हमने कहा हमारे ऊपर भरोसा करिए, बच्ची आपकी उस काबिल है, उसको आप भेजिए। कहे तीसरा वाला क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, तो हमने कहा क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो उसको मत पढ़ाइए, फिर तब उसको क्रिकेट खिलवाइए। तो अभी उनका लड़का भी आए थे अभी 1 हफ्ते पहले, तो बताया पंजाब में अंडर 17 वाला कुछ होता ना क्रिकेट में, तो अंडर 18, तो बताया कि सर आपके कहे अनुसार हमारे जो जिस प्रकार आपने कहा कि सर इसको ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, तो हमने आपकी सारी बात मानी और आज हमारे बच्चे सफल हैं। तो अच्छा, उनका एक कहना है कि जिस दिन हमारा लड़का ये IPL में आता है तो मेजा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, उसके मुख्य अतिथि आप रहेंगे। तो ये होता है कि मतलब अब आप ये बताइए, नौकरी मिलता हमको ये सम्मान नहीं मिलता सर। वो नौकरी में आपको हो सकता है और फिर फ्रिक्शन रहता है, काम का बहुत फ्रिक्शन रहता है। प्राइवेट जॉब में तो समझ ही कि बहुत फ्रिक्शन होता है। चलिए सर, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और हालांकि इस तरीके की मेरी आपकी पहली मुलाकात है, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो समझाने का तरीका है या बताने का तरीका है, उससे मुझे बड़ी सीख मिली, बहुत मैं प्रभावित भी हुआ। एक अंतिम मैसेज जो दर्शकों को देना चाहते हो आप? भाई हम तो यही कहेंगे कि समाज में आप रहते हैं तो समाज में आप सबसे व्यवहार बनाकर रहिए। ये जिंदगी छोटी है, आप देखते हैं घटनाएं अचानक हो जाती हैं, तो कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि
कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। सही बात। आज ये शरीर आप हमारा देख रहे हैं, आधे घंटे बाद क्या हो जाए ये किसी को कुछ पता नहीं है। और समाज में कई प्रकार के लोग मिलेंगे, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको परेशान करने वाले भी मिलेंगे। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम में फोकस करें, अपने रास्ते चलें, जो दुनिया में जिसको जो अच्छा लग रहा हो उसको अच्छा हमको समझे। देखिए नजरिए की बात है, भाई लोग हमको जिस नजरिए से देखेंगे, अच्छा देखेंगे तो हम अच्छा नजर आएंगे, खराब देखेंगे तो हम खराब नजर आएंगे। हम यही लोगों से कहेंगे कि ना हम हंस कर सीखे हैं, ना हम रो कर सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं सदगुरु के होकर सीखे हैं। प्रदीप जी आपके लिए भी एक लाइन में कहूंगा, मैं हमारी आपकी मुलाकात है, आप जब 9th में थे तो उस समय आपके ग्राम सभा में मैं गया था, आप लोग छोटे थे लेकिन आपके अंदर टैलेंट था। और आप देखिए गोरखपुर में भी सक्सेस थे, वहाँ अच्छे टॉप मोस्ट विद्यालय में आप टीचर थे और अभी आप सरकारी मास्टर भी हो गए हैं और आप पूरे देश पर्यटन कर चुके हैं। आपका वीडियो मैं देखता था और जब आपको सफलता मिली तब भी मैं बच्चों के बीच में शेयर किया था। और मुलाकात आज आपसे हुई है, जैसे आपको खुशी हो रही है तो हमारी खुशी भी दोगुनी है। सर हमें बड़ी इच्छा थी, जब हम पढ़ते थे तो आपको मैं बताऊं कि उस तरीके का मुझे माहौल नहीं मिल पाया, लेकिन मैं पढ़ना चाहता था, शायद दूरी थी, हाँ बस डिस्टेंस जी। हाँ, तो नहीं जा पाया। लेकिन आज जब ये टीचर बन करके मैं आपसे मिल रहा हूँ और आपके साथ ये साक्षात्कार करने का जब मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और भविष्य में आपसे लगातार मुलाकात होती है। बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा। और जिस तरीके की मैं चीजें ला रहा हूँ वो यूनिक है। मैंने बड़ी अच्छी है आपका, हमने देखा मतलब ईसीसी से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर इंग्लिश के प्रकांड विद्वानों से लेकर क्षेत्र के अच्छे जो गणितज्ञ रहे हों, जो अच्छे टीचर हैं, सबका आपने जो है वीडियो बनाया और सबकी बातों को मैंने सुना भी है। आप न्यूज में आप देखेंगे, अच्छा देखेंगे कि अवध ओझा विकास ना बड़ी अच्छी बात है, एक से बढ़कर एक टीचर हैं ये लोग। इन सब लोगों का इंटरव्यू भी बहुत नहीं, ये गर्व की बात है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि ये सब देश के माने जाने हस्तियां हैं, बहुत बड़े टीचर हैं। इनके पढ़ाए लिखाए बच्चे आज देखिए IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर हर विभाग में जा रहे हैं। लेकिन हम प्रदीप जी लास्ट एक शायरी हम कहना चाहेंगे कुछ। देखिए आपके साथ भी हमारे साथ भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हमारे आपके साथ रहते भी हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देखो, और जिसने जिससे दगा किया है जाकर उसका घर तो देखो, जाकर उसका घर तो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद।